डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से। आज एमए इतिहास खंड सा चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की इकाई 3 से एक अध्याय यूरोपियों के आगमन का आर्थिक प्रभाव विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे। यूरोपियों का भारत में आगमन, इस क्रम में सर्वप्रथम भारत पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत पहुंचे। डचों के पश्चात अंग्रेज भारत आए और अंतिम आगमनकारी का नाम फ्रांसीसियों से था। इस तरह 4 यूरोपीय देशों से भारत में आगमन हुआ। यूरोपीय पृष्ठभूमि के बारे में इनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। ये चारों व्यापारिक देश थे। मुख्य उद्देश्य इनका व्यापार से लाभ कमाना था। पूर्वी देशों अथवा भारत के साथ व्यापार से होने वाले लाभ से भली भांति परिचित थे। इस क्रम में हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में घटित होती है। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिमों का आधिपत्य होता है। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर इस आक्रमण के पूर्व ईसाइयों का आधिपत्य था और मुस्लिमों के आक्रमण के पश्चात इनको यहाँ से पराजित होकर भागना पड़ा। कुस्तुनतुनिया, जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल अथवा इस्तांबुल भी था, इस नाम से भी जाना जाता है, तुर्की का एक प्रसिद्ध नगर। इसे एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में माना गया। थल मार्ग से जब भी कोई एशिया की ओर व्यापार के उद्देश्य से आना चाहे तो उसे इस नगर से होकर गुजरना आवश्यक था। जब इस नगर में मुसलमानों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया तो स्वाभाविक था कि अन्य धर्मावलंबी को इस नगर का उपयोग वो नहीं करने देंगे। उन्होंने जिहाद छेड़ दिया। बड़ी संख्या में यूरोपियंस जो यहाँ पर थे वो अपनी देशों की ओर भागे। स्वाभाविक है, जब कभी भी हम घर से दूर होते हैं, अपनी मातृभूमि से दूर होते हैं और जब कष्ट होता है तो मातृभूमि का ही स्मरण हमें हो आता है। वही यूरोपियन लोगों के साथ हुआ। यहाँ से वो अपने देशों की ओर वापस भागे। यह भी स्पष्ट तथ्य है कि जब हम संकट में होते हैं तो हम अपनी सर्वोत्तम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये यूरोपीय बड़े समय से, लंबे समय से इस स्थान पर रह रहे थे, पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ा था, लंबी यात्राएं की थीं, इसलिए इन्हें सांसारिक ज्ञान बहुत था। अपने साथ, अपने ज्ञान के साथ, जानकारियों के साथ ये अपने देशों की ओर लौटे और वहाँ जाकर इन्होंने यूरोपीय देशों में पुनः जागरण की स्थिति उत्पन्न की, जिसे हम रेनेसां के नाम से जानते हैं। वहाँ जाकर अपने देशवासियों को ये बताया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार में कितना लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है और किस तरह से मुसलमानों ने आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। और इस क्रम में हम देखते हैं कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच युद्ध छिड़ गया। मुसलमानों ने इसे जिहाद का नाम दिया और ईसाई इसे क्रूसेड्स कहते हैं। यहाँ पर इसके उल्लेख, इस घटना के उल्लेख का स्पष्ट रूप से कारण ये है कि इसी के पश्चात, क्योंकि थल मार्ग मुसलमानों के द्वारा बंद कर दिया गया, इस कारण जल मार्ग से भारत या एशिया की ओर
आने के प्रयास यूरोप के देशों में शुरू हुए और इसी क्रम में नाविक गतिविधियां यूरोप में अत्यधिक बढ़ गईं। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस आदि देशों ने नाविक खोजों को प्रोत्साहित किया। इस क्रम में कोलंबस भारत आना चाहता था, किंतु उसने अमेरिका की खोज कर ली। अमेरिगो वेस्पुसी उसने भी यही किया। मैगेलन, जिसने एक सिद्धांत कि धरती गोल है उसको प्रमाणित किया, दुनिया का चक्कर लगाया। बार्थोलोमियो डियाज नाम का व्यक्ति, नाविक, ये उत्तमासा अंतरीप, जिसे कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर तक पहुंचा। उत्तमासा अंतरीप खोज का लाभ उठाते हुए 1498 में वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाली यात्री उत्तमासा अंतरीप तक पहुंचा और वहां एक भारतीय नाविक की मदद से, मार्गदर्शन से वह भारत के दक्षिणी तट कालीकट तक पहुंचा। जमोरिन वहां का शासक था। इस प्रकार भारत तक पहुंचने का एक मार्ग, जल मार्ग खोज लिया गया है। इस प्रकार सबसे पहले जल मार्ग से भारत तक पहुंचने में पुर्तगाली सफल रहे। कालीकट के शासक जमोरिन की मदद लेकर वास्को डी गामा ने व्यापारिक कार्य यहां पर प्रारंभ किया। अरब व्यापारी पहले से यहां पर थे, उनके साथ पुर्तगालियों का संघर्ष हुआ। राजा जमोरिन के साथ भी इनका संघर्ष हुआ। तब इन्होंने कोचिन के राजा से मदद ली और वहां अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। क्रमशः गोवा, दमन, दीव, कोलंबो, मलक्का, मछलीपट्टनम, मुंबई, हुगली, सूरत आदि क्षेत्रों पर इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। 100 वर्षों तक लगभग इस क्षेत्र के व्यापार पर इनका एकाधिकार रहा। अरब सागर के व्यापार, हिंद महासागर और चीन के पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का 100 वर्षों तक आधिपत्य रहा, एकाधिकार रहा। इसके पश्चात दूसरी यूरोपीय जाति भारत पहुंचती है। यह नीदरलैंड से थे। डचों का यहाँ पर आगमन हुआ। 1592 से लगातार प्रयासरत थे। 1598 में इनका आगमन भारत में हुआ। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके पश्चात इनका आगमन भारत होता है। पुर्तगालियों के साथ इनका संघर्ष हुआ और एक एक कर पुर्तगालियों से कोठियां और क्षेत्र इन्होंने छीन लिए। भारत में बांटम, अम्बोइना, गोवा ये क्षेत्र इन्होंने प्राप्त किया। इंडोनेशिया में जकार्ता, मलाया क्षेत्र भी इन्होंने प्राप्त किया। इस तरह डचों ने पुर्तगालियों को परास्त कर उनके व्यापार पर अपना कब्जा किया। इसके पश्चात अंग्रेजों का आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 शताब्दी के अंतिम दिवस रानी एलिजाबेथ से इनको व्यापार की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती है। 1608 में हेक्टर नाम के जहाज में हॉकिंस भारत के तट पर उतरता है। एक समझौते के तहत मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 1613 में जो समझौता होता है उसके अनुसार टॉमस रो 1615 में भारत पहुंचता है दूत के रूप में। मुगल दरबार में एलची कहा जाता है इन दूतों को। इसके पश्चात अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, बचे हुए पुर्तगालियों और डचों को एक एक कर युद्ध में परास्त किया। चौथे और अंतिम स्थान पर
फ्रांसीसियों का आगमन भारत होता है। लुई 14वें के काल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1668 में सूरत में इनकी व्यापारिक कोठी स्थापित हुई। फिर मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही और मॉरिशस में भी इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। इसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हुए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने हुए और अंग्रेज क्रमशः इसमें विजयी होते रहे, फ्रांसीसी पराजित होते रहे। अंग्रेजों ने मुख्य यूरोपीय जातियों को पराजित करने के पश्चात मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू को युद्धों में पराजित किया। मराठा शक्ति पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। 1757 में प्लासी के युद्ध में ये सफल रहे और उसके पश्चात बक्सर का युद्ध 1764, फिर क्रमशः पंजाब, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। अंततः अंग्रेज भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। अब हम देख लेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था जब अंग्रेजों का आगमन या यूरोपीय जातियों का आगमन हमारे देश में हुआ। उसके पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की स्थिति में थी। पहला इसमें देखेंगे कि ग्राम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्वाही या आत्मनिर्भर थी। ग्राम के ग्राम आत्मनिर्भर थे। खाद्यान्न के उत्पादन में गेहूं, चावल, दाल, तरकारी आदि का उत्पादन स्वयं करते। दूध के लिए गाय और भैंसों का पालन साथ में होता था। गांव में जुलाहे कपड़े के लिए, तैलिक तेल के लिए, कुम्हार, लोहार, चर्मकार, स्वर्णकार और प्रत्येक गांव में एक पंडित भी होता था। इस तरह से अपनी व्यवस्था के लिए वो आत्मनिर्भर थे। हस्तशिल्प और कृषि कार्य का समन्वय था, एक साथ दोनों चलते थे। पशुपालन वे साथ में करते ही थे। हस्तशिल्प और कृषि एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे थे। क्रय विक्रय सीमित थे। आपसी तालमेल और पंचायत के माध्यम से ये कार्य होता था। विवाद की स्थिति में पंचायत ग्राम का मुखिया अथवा पंच होता था जो निर्णय करता था। राजनीतिक घटनाओं में आम जनता की अरुचि थी। कहा जाता है कि साहित्य से समाज की स्थिति स्पष्ट होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, को नृप होई हमें का हानि, चेरी छाड़ी न बनी हो रानी। मंथरा और कैकेयी के बीच का यह संवाद है। रामचरितमानस से आप सभी परिचित हैं। यद्यपि यहाँ पर एक दासी है, एक नौकरानी है, वो अपने मालकिन से कह रही है कि मैं तो दासी ही रहूंगी, नौकरानी ही रहूंगी, चाहे राजा कोई भी हो। यह बात भारतीय जनता के लिए भी लागू होती है। भारतीयों की रुचि किसी के राजा होने पर नहीं थी। राजनीतिक रुचि बहुत कम थी और उसका कारण भी था। कारण यह था कि जो व्यक्ति या जो समाज जितना आत्मनिर्भर होगा, वह समाज या वह व्यक्ति दूसरों से कम संबंधित होता है, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित होती है कहाँ से होनी है। इसलिए उनके अतिरिक्त अन्यों से वह संबंध कम से कम रखता है। वही स्थिति भारतीयों के साथ थी। चाहे राजा कोई हो, उनको केवल कर देना होता था, केवल इतना ही सीमित संबंध उनसे था। गांव में नमक और लोहा, इन दो चीजों के लिए बाहरी व्यक्तियों पर गांवों को निर्भर करना होता था।
वस्त्र विनिमय की प्रथा थी। सिक्कों का प्रयोग बहुत कम होता था। वस्त्र विनिमय गांव में प्रचलित था। राज्य के साथ संबंध मूलतः राजकीय कर चुकाने के लिए ही होता था। प्रत्येक गांव में चरागाह थे, तालाब थे। शिक्षा के लिए गुरुकुल अथवा पाठशालाएं थीं। सूती कपड़ा प्रमुख कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित था। बंगाल, ढाका, गुजरात के सूती कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे। रेशमी कपड़ों का पर्याप्त उत्पादन होता था। मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर इसके केंद्र थे। गर्मशालें कश्मीर, आगरा और लाहौर में निर्मित होती थीं। अन्य व्यवसाय भी प्रचलन में थे। आभूषण, बर्तन, हाथी दांत पर होने वाला कार्य, शस्त्र, ढालें, जलपोत, इन सब का निर्माण बड़े पैमाने पर भारत में होता था। बैंकों की भी एक तरह की व्यवस्था थी। श्रेष्ठी संस्कृत में एक शब्द है, प्राचीन काल से श्रेष्ठी हुआ करते थे। इस शब्द का रूप बिगड़ते हुए सेठी हुआ। वर्तमान में ये सेठ के नाम से सुना और देखा जा सकता है। चेट्टीय या चेट्टी भी हुआ करते थे। नगर सेठ, जगत सेठ, ये बैंकों की तरह का कार्य संपादित करते थे। ऋण लेना, पैसे जमा करा के रखना, रहन रखना, जो बैंक के काम होते हैं उस तरह के काम ये श्रेष्ठी किया करते थे। तो इस तरह से भारत जो देश था वो ग्रामों का देश था और ग्राम आत्मनिर्भर थे। ये इनके आने के पूर्व भारत की स्थिति थी। कहा जा सकता है कि भारत एक संतुष्ट देश था, अपने आप में आत्मसंतुष्ट था। अब हम देखेंगे कि इन यूरोपीय जातियों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा। स्पष्टता कहें तो केवल आगमन का तो कोई प्रभाव हो नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि आगमन के पश्चात जब वो यहाँ पर रहे और उन्होंने शासन किया, अधिकार किया, जो गतिविधियां की, उनका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम विचार करेंगे। व्यापक प्रभाव हुआ इनके आगमन का, इनके शासन का। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, 4 जातियों का यहाँ पर आगमन हुआ था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजों ने लंबे समय तक, लगभग 200 वर्ष कह सकते हैं, शासन किया। पूरी तरह से शासन किया नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी ने पहले अनधिकृत रूप से कार्य किया और उसके पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। तो बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ था। इन प्रभावों में पहला प्रभाव हम देखेंगे, भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव था कृषकों में आर्थिक असुरक्षा। भारतीय कृषकों में आर्थिक रूप से असुरक्षा का भाव इस काल में आया। कारण था कि वे जमींदारों की कृपा पर निर्भर करते थे। अधिकांश व्यवस्थाओं में अनेक व्यवस्थाएं की गई थीं भू राजस्व को लेकर के। अधिकांश समय में जमींदारों को मालिकाना हक था। लगान की दरें अधिक थीं, देना कठिन कार्य था। जमींदार कृषकों को बेदखल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त लगान वसूलने वाले कर्मचारी और अधिकारियों का भय अलग से था। कुल मिलाकर कृषकों में आर्थिक असुरक्षा का भाव घर कर गया था। दूसरा प्रभाव था भूमि पर आर्थिक दबाव बढ़ना। वस्त्र उद्योग, अन्य कुटीर उद्योग नष्टप्राय हो गए थे। इस कारण से सारा दबाव जमीन पर था। वस्त्र और अन्य कुटीर उद्योगों
पर अंग्रेजी आधिपत्य हो गया था। इस कारण शहर से, एक तो शहर कम थे, नगर कम थे, लेकिन नगरों की ओर से गांवों की ओर मजदूर पलायन कर रहे थे। जबकि इस समय यूरोप में स्थिति थी कि गांव से लोग शहरों की ओर जा रहे थे। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई थी, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, कृषि पर निर्भरता इस कारण और भी बढ़ गई। 19वीं सदी में 55% लोग भूमि पर निर्भर करते थे। 20वीं सदी में यह 70% तक बढ़ चुका था। तो भूमि पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। तीसरी बात थी कृषि का वाणिज्यीकरण। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया। कपास, चाय, नील, गन्ना, तंबाकू, सरसों, तिलहन, जूट, पोस्त आदि के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। कम कीमतों पर फसल खरीदी जाने लगी। पूर्व से ही इनको पेशगी, अग्रिम राशि इनको दे दी जाती थी। उसके एवज में कम कीमतों पर ये सामग्री या उत्पाद खरीदते थे। कृषकों की आज़ादी समाप्त हो गई। कौन सा फसल वो लगाएंगे वो उनके अधिकार में नहीं रहा। पूरा नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। जिससे उनको लाभ होता था उसका उत्पादन, उन फसलों का उत्पादन उनके द्वारा कराया गया। नील और चाय की खेती के लिए जो बागान थे वहाँ पर कृषक बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करते थे। समस्त लाभ ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा था। तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, किंतु इसका लाभ अंग्रेजों को हुआ, भारतीयों को इसका लाभ नहीं हुआ। चौथी बात थी ग्रामीण अथवा कृषक ऋणग्रस्तता और गरीबी। कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे, जमीन पर निर्भरता बढ़ गई थी, राजस्व या लगान की दर बहुत थी। परिणाम स्वरूप कृषक गरीबी की स्थिति में थे और ऋणग्रस्त होते जा रहे थे। जमीन को रहन पर रखने लगे थे। अकाल और बीमारी की परिस्थितियों में भी उन्हें ऋण लेना होता था। तो ऋण के जाल में गरीब कृषक फंसते जा रहे थे। पांचवा था दुर्भिक्ष, अकाल से कष्ट और सरकार की उदासीनता। भारतीय कृषक वर्षा पर निर्भर करता है। जब भी बारिश कम हो या बारिश ज़्यादा हो तो अकाल की स्थिति निर्मित होती थी। सभी जमीन पर निर्भर थे। कुटीर उद्योग जैसा पहले भी बताया गया कि नष्ट हो चुके थे। इन परिस्थितियों में ऋणग्रस्त कृषक बड़ी परेशानी का सामना करता था। सरकार के द्वारा किसानों की मदद नहीं की जाती थी, और की भी जाती थी तो बहुत नगण्य। लगान माफ़ नहीं किया जाता था। बहुत कम परिस्थितियों में कुछ लगान की माफ़ी की गई, अन्यथा लगान की माफ़ी नहीं होती थी। 1857 से 1947 के बीच 24 अकाल पड़े। 2 करोड़ लोगों की इस काल में मृत्यु हुई, जो बहुत बड़ी संख्या है। तो अकाल से कष्ट और उस कष्ट के साथ सरकारी मदद नहीं के बराबर थी। छठी बात, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण क्षति। भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया, उसमें ढील दी गई, छूट दी गई, हस्तांतरण आसान कर दिया गया। इससे जोत का बंटवारा होने लगा, हस्तांतरण सरल हुआ था, जिसके कारण तरह तरह के विवाद खड़े होने लगे थे। संयुक्त परिवार टूटने लगे थे, जमीन बंटने लगा। कृषक, साहूकार और जमींदार के आपसी विवाद, परिवार के आपसी विवाद बढ़ गए थे। इस तरह से भूमि की स्थिति, जो आय का प्रमुख स्रोत थी, वह बंटने लगा था छोटे जोत के रूप में। अगला बिंदु, भूमि का छोटी जोतों में विभाजन। जैसा कि अभी चर्चा की गई, जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल कर दी गई थी। इस कारण से
और व्यक्तिगत जमीन होने लगी थी। इस कारण से उसका बंटवारा होने लगा। क्योंकि इस समय दबाव भूमि पर बढ़ गया था, छोटी जोत होने के कारण आधुनिक खेती संभव नहीं थी, कृषि यंत्रों का प्रयोग संभव नहीं था, परंपरागत कृषि अपनाने के कारण उत्पादन कम होने लगा था। अगला था भूमि का पूंजी विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग, और इस कारण से भूमिहीनों में वृद्धि हुई। पूंजी के समान इसका उपयोग हुआ। हस्तांतरण सरल होने के कारण साहूकार जमीनों को रहन में रखने लगे और किसान कर्ज न चुका पाए। इस परिस्थिति में जमीनों को अपने नाम कराने लगे, जिसके कारण भूमिहीनों की संख्या बढ़ गई। अगला था भू राजस्व तथा फसलों को इंग्लैंड भेजना। जैसे कपास कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता था, यहाँ से खरीदकर सीधा इंग्लैंड भेजा गया। लगान की जो राशि प्राप्त होती थी उसको इस देश में व्यय न करके सीधे इंग्लैंड भेजा जाता था। अकाल में भी अनाज बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा गया, जिससे यहाँ की स्थिति खराब हुई। अगला था परजीवी अथवा अनुपस्थित जमींदार वर्ग। ये जमींदार वर्ग जो था, ये शहरों में आलीशान भवनों में रहा करता था। जमींदारों को गांव में रहना चाहिए था, किसानों के हित अहित पर विचार करना चाहिए था, किंतु वे ऐसा नहीं करते थे। इसीलिए इनको परजीवी या अनुपस्थित जमींदार वर्ग कहा गया। ये केवल कर उगाही का कार्य करते थे, और वह भी स्वयं नहीं करते थे। इनके जो गुमास्ते होते थे वो कर उगाही का कार्य करते थे। ये इत्मीनान से आलीशान भवनों में, शहरों में निवास करते थे। अगला था भूमि कर तथा नई व्यवस्था से क्षति। £40 लाख प्रतिवर्ष भूमि कर की किस्त ब्रिटिश सरकार को 1767 के रिकॉर्ड के अनुसार भेजी जाती थी। अधिक राजस्व की प्राप्ति हेतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्ष के लिए 1772 में और 1776 में उसको 1 वर्ष के लिए जमीन को ठेके पर देना शुरू किया। ठेकेदार कर की उगाही करने लगे, और स्वाभाविक है जब कर व्यवस्था ठेकेदारों पर सौंप दी जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाही करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 1 वर्ष के लिए ठेका कर दिया गया था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि अगले वर्ष उन्हें फिर से कर उगाही का ठेका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसलिए वर्ष के अंत में वो कुओं को पाट देते थे, नालियां थी उनको भी दबा देते थे, ताकि सस्ते दर पर उन्हें फिर से प्राप्त हो सके कर उगाही का अधिकार। इस प्रकार से वो कोई भूमि सुधार भी नहीं करते थे, क्योंकि ये तय ही नहीं था कि अगले वर्ष उन्हें उस जमीन का ठेका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इस तरह से ठेकेदारी की व्यवस्था के कारण कृषकों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। अगला था स्थायी बंदोबस्त से नुकसान। जमींदार इस व्यवस्था के अंतर्गत मालिक बन गए, उनकी तानाशाही कायम हुई, कृषकों से वो अधिक कर की उगाही करने लगे। स्वामी भक्त जमींदार वर्ग अवश्य अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, किंतु कृषकों को हानि उठानी पड़ी। अगला था रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था से कृषकों को कष्ट। ये 2 तरह की व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी में कृषकों के साथ सीधा विभाग का या सरकार का संपर्क होता था, और महालवाड़ी में गांवों का एक संघ ग्रुप बना दिया जाता था और उससे कर उगाही का कार्य किया जाता था। दोनों का लक्ष्य सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति था। इस कारण से कृषकों को कष्ट उठाना पड़ा। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया पर उनको निर्भर करना पड़ता था। यदि वह ईमानदार है तो सही कर की उगाही होती थी, और यदि उसमें ईमानदारी कम है तो वह अधिक से अधिक उगाही करता था। रैयतवाड़ी में यद्यपि जमींदार बीच से या बिचौलिए नहीं थे, किंतु कर की दर बहुत ज़्यादा थी।
तो इस तरह से रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था से भी जो जमीन की व्यवस्था थी, राजस्व उगाही की व्यवस्था थी, उससे भी कृषकों को कष्ट हुआ। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें भी थीं कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जिससे कृषकों को लाभ भी हुआ। उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। इसमें स्थायी बंदोबस्त से, व्यवस्था से कुछ लाभ भी हुआ, क्योंकि जमींदार स्थायी हो गए थे, इसलिए सुधार, भूमि सुधार की ओर उनका कुछ ध्यान गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलियों के हटने से कृषकों का डर जाता रहा और सरकार से सीधा संपर्क हुआ। महालवाड़ी में ग्राम मुखिया यदि ईमानदार हो तो उससे भी लाभ हुआ। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में स्थापित हुआ, जिसके सुझाव पर कृषि विभाग खोला गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर 1901 में पद का सृजन किया गया, जो राज्यों को परामर्श देने लगा। अखिल भारतीय कृषि बोर्ड 1905 में स्थापित हुआ। भारतीय कृषि सर्विस 1906 में शुरू हुई। नागपुर, कानपुर, मांडले, कोयम्बटूर आदि नगरों में कृषि विभाग स्थापित हुए। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी शुरुआत 1929 में हुई। नहरों के लिए भी कार्य हुए। आगरा नहर 1874, निचली गंगा नहर 1878, सरहिंद नहर 1882, निचली चिनाब नहर 1890 से 1899 तक, सतलज घाटी परियोजना 1933, मैटूर परियोजना 1934 में पूर्ण हुई। यद्यपि इससे लाभ अंग्रेजों को ही हुआ, परंतु फिर भी कृषि क्षेत्रों में कुछ विकास अवश्य हुआ। ये कार्य बृहद देश को देखते हुए बहुत कम थे। अंग्रेजों का लक्ष्य कंपनी या अपना लाभ ही बना रहा, किंतु फिर भी कुछ राहत कृषकों को कुछ क्षेत्रों में अवश्य मिली। अब हम देखेंगे भारतीय हस्तकला, वाणिज्य एवं कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला था, स्थिति हम देख लेते हैं। पहले क्या स्थिति थी? सर्वाधिक कारीगर वस्त्र उद्योग में संलग्न थे। कृषकों का सहायक व्यवसाय था वस्त्र उद्योग। गृहिणियां भी ये कार्य करती थीं। भारत में पर्याप्त कपास का उत्पादन होता था। वस्त्रों में मलमल, सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों का उत्पादन होता था। ये उत्तम कोटि के थे और विश्व प्रसिद्ध थे। रेशमी कपड़ों की बहुत मांग थी। दूसरा उद्योग था उस समय भारत में, जब इनका आगमन हुआ, विदेशियों का, यूरोपियन जातियों का आगमन हुआ, उस समय धातु उद्योग। धातु उद्योग के अंतर्गत बंदूक, तोप, बर्तन, मूर्तियां, खिलौने, आभूषण, हाथी दांत, हीरे जवाहरात की वस्तुएं, मीनाकारी, नक्काशी, पत्थर पर होने वाले कार्य, लकड़ी, बांस और चमड़े से भी वस्तुओं का निर्माण होता था। कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थीं। तो धातु उद्योग और उसके साथ अन्य उद्योग भी भारत में प्रचलित थे। तीसरा था जहाज निर्माण का कार्य। बंगाल के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था और यहाँ के जहाज यूरोप से कहीं अधिक अच्छी स्थिति में बनते थे। भार वहन क्षमता उनकी उससे अधिक होती थी। व्यापार और वाणिज्य, देश के भीतर पहले तो स्थानीय मांग को पूर्ति करते थे व्यापारी, उसके बाद देश के भीतर व्यापार होता था और विदेशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। जैसा कि हमने चर्चा की, भारतीय वस्तुओं की यूरोप और स्वयं इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मांग थी। अब हम देखेंगे कि इन पर कुटीर उद्योग, हस्तकला और वाणिज्य के क्षेत्र में क्या नीति अंग्रेजी सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा अपनाई गई और उसका क्या प्रभाव हुआ। पहला था
भारतीय कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध। इंग्लैंड में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया भारतीय कपड़ों के निर्यात पर। इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं में वस्त्रों की बहुत मांग थी। उससे व्यापारिक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गई थी। इंग्लैंड को इससे बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया। सन 1700 में रंगे व छपे कपड़ों पर प्रतिबंध कानून द्वारा लगा दिया गया। इसके पश्चात 15% आयात कर भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया ताकि उसकी मांग इंग्लैंड में कम हो सके। 1720 में सूती और रेशमी वस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कारण भारतीयों को अत्यधिक क्षति हुई। बहुत सारे लेख मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि इंग्लैंड की स्त्रियां अपने घरों में भारतीय वस्त्रों को लेकर बड़ी उत्सुक होती थीं। बहुत ज़्यादा उनका उपयोग होता था और उससे अंग्रेजों का व्यापारिक अहित हो रहा था। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। दूसरा था यूरोप के बाजारों का बंद होना। इंग्लैंड में तो व्यापार भारतीय माल अंग्रेजों ने रोक दिया, किंतु यूरोप के अन्य देशों में मांग उसी प्रकार बनी हुई थी। इसलिए नुकसान होते हुए भी भारतीय कुटीर उद्योग चलते रहे। किंतु इंग्लैंड में बंद होने के पश्चात यूरोप में भी इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके कारण भारतीय व्यापार वहां भी बंद हुआ। अमेरिका का स्वाधीनता युद्ध 1775 में, क्योंकि उसमें इंग्लैंड सम्मिलित था एक पक्ष के रूप में और एक पक्ष के रूप में उसमें फ्रांस भी सम्मिलित था। इस कारण से यूरोपीय अशांति, अमेरिका में भी मांग बंद हो गई क्योंकि अंग्रेज वहां पराजित हुए और अमेरिका स्वाधीन हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने महाद्वीपीय व्यवस्था यूरोप में कायम की कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। क्योंकि भारत भी अंग्रेजों के अधीन था, इस कारण से भारतीय वस्तुएं प्रतिबंधित हो गई। इन अशांति की परिस्थितियों में और नेपोलियन बोनापार्ट की नीति के कारण भारतीय वस्तुएं जिनकी मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, वो अत्यंत सीमित हो गई। व्यापार रुक गया और भारतीय कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर आ गए। अगला बिंदु था कंपनी द्वारा भारत के आंतरिक व बाह्य व्यापार पर एकाधिकार। कंपनी को फ्री पास दिया गया था, सुविधा दी गई थी। दस्तक प्रथा कहलाती थी भारत में। शाह सुजा ने इससे मुक्ति प्रदान की थी। उसका नाजायज लाभ कंपनी ने उठाया और भारतीय व्यापारियों को नीचा दिखाया और अत्यधिक लाभ उन्होंने स्वयं प्राप्त किया। अगली बात थी कच्चे माल की आपूर्ति पर एकाधिकार। बहुत सारी वस्तुओं की आपूर्ति पर अंग्रेजों ने एकाधिकार प्राप्त किया। शोरा केवल कंपनी ही खरीद सकती थी। इसी प्रकार नील, सुपारी और तंबाकू की खरीदी पर भी पूरा नियंत्रण अंग्रेजों ने कायम किया। इसी प्रकार रेशम, कपास पर भी उनका नियंत्रण था। कंपनी पूरा क्रय करती और उसके पश्चात दोगुने दाम पर भारतीयों को बेचती थी। भारतीय जुलाहों को सीधे कच्चा माल प्राप्त नहीं होता था। पहले उसे अंग्रेज खरीद लेते थे कम कीमतों पर, उसके पश्चात अधिक कीमतों पर भारतीय जुलाहों को और अन्य कारीगरों को ये सामग्री प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से कच्चे माल की आपूर्ति पर अंग्रेजों ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगला था कारीगरों, शिल्पकारों का निर्मम शोषण इन्होंने प्रारंभ किया। भारतीय व्यापारियों को माल न बेचने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। सीधे वे सामग्री खरीदने लगे। भारतीय व्यापारियों को जो लाभ मिलता था, व्यापार वाणिज्य ठप हो गया। भारतीयों के कारखानों में काम करने के लिए कारीगरों को मनाही की गई। अंग्रेज अग्रिम लेने पर बाध्य करते थे
और कम कीमतों पर उनसे तैयार माल प्राप्त करते थे। ज़्यादातर ये स्थिति थी कि जितनी लागत इन कारीगरों को लगती थी उससे कम कीमतों पर ये अंग्रेज उनसे तैयार माल खरीद लेते थे। कारीगरों के घरों में अंग्रेज सिपाही रखे जाते थे जो इनके कार्यों पर नज़र रखते थे, यहाँ तक कि इनको कोड़े मारे जाते थे। इन पर पूरा नियंत्रण था। जैसा अंग्रेज चाहते थे, कंपनी चाहती थी, वैसा ही कार्य इनको करना पड़ता था। इस कारण बड़ी संख्या में कारीगरों ने अपना व्यवसाय छोड़ना प्रारंभ किया। अगला बिंदु था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और इससे भारत को होने वाले नुकसान। सस्ता और कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। 1813 में 90 लाख पाउंड का कपास निर्यात किया गया। 1855 में 8 करोड़ 80 लाख पाउंड का निर्यात किया गया। कपास, जूट, रेशम, नील, कहवा, चाय कच्चे माल के रूप में बड़े पैमाने पर निर्यात इंग्लैंड को किया गया। अंग्रेजी कपड़े भारतीय बाजारों में पट गए। सूती कपड़े की खपत 1814 में 8 लाख गज थी, वो 1835 में 5.10 करोड़ तक जा पहुंची और भारतीय कपड़े की खपत कम होती गई, लगातार घटती गई। अंग्रेज कपड़ों की खपत, इंग्लिश माल की खपत लगातार बढ़ने लगी। तो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई उसका दुष्प्रभाव भारत को झेलना पड़ा। उसके लिए कच्चा माल भारत ने प्रदाय किया। अगला बिंदु था ब्रिटिश सरकार वाणिज्य कर नीति जो ब्रिटिश सरकार की थी उसका दुष्प्रभाव पड़ा। 1813 में कंपनी का एकाधिकार भारतीय व्यापार पर अंग्रेज सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1833 में व्यापारिक अधिकार भी, जो एकाधिकार था व्यापार का, वो भी समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई गई। ब्रिटिश साहसियों का भारत में अवांछित प्रवेश शुरू हो गया। साहसियों से अर्थशास्त्र की भाषा में यहाँ पर उपयोग में लिया गया है कि जो रिस्क ले सकते हों। तो ब्रिटिश साहसियों का अवांछित प्रवेश भारत में प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश माल से भारतीय बाजार पट गए। भारत में पाश्चात्य ढंग के कारखाने की शुरुआत भी भारत में हुई। भारतीय सामग्री पर, सामानों पर अत्यधिक कर लगाया गया। निर्यात कर 10% से लेकर 30% तक लगाया गया, जबकि अंग्रेजी सामग्री के आयात को या तो कर मुक्त रखा गया या 2 से 3.5% कर लिया गया। इस तरह ब्रिटिश सरकार की वाणिज्य और कर नीति का दुष्प्रभाव भारतीय निर्यात पर पड़ा और अंग्रेजों का आयात भारत में बढ़ गया और भारतीय निर्यात एकदम सीमित हुआ। अगला बिंदु था परिवहन के साधनों का विकास एवं इसका दुष्प्रभाव। सड़क, रेलवे और बंदरगाहों का विकास हुआ। इससे ब्रिटिश माल आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने लगा। जिन दुर्गम क्षेत्रों में ब्रिटिश माल नहीं पहुंच पाता था, कम से कम उन स्थानों पर भारतीय कुटीर उद्योग जीवित थे, वह भी समाप्त हो गए। इस तरह से परिवहन के साधनों का लाभ, एक तरफा लाभ अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अगला बिंदु था पाश्चात्य शिक्षा का दुष्प्रभाव। जिन लोगों ने अंग्रेजी की शिक्षा ली, उनके साहित्य को पढ़ा, उनकी मानसिकता भी अंग्रेजों की अनुरूप हो गई। वे विदेशी सामग्री के हिमायती हो गए। स्वदेशी माल का उन्होंने विरोध किया। विदेशी माल के वो समर्थक हुए। अंग्रेजी सामानों की मांग उन्होंने की और इस तरह पाश्चात्य शिक्षा का दुष्प्रभाव भी पड़ा, जिससे भारतीय व्यापार ठप हो गया। अगला था
अनवरत युद्धों का दुष्प्रभाव, विदेशी युद्ध और भारत में भी जो युद्ध कंपनी ने लड़े, उन सब के लिए धन भारत से प्रदाय किया जाता था, जिसके कारण आर्थिक स्थिति भारत की खराब होती गई। अंतिम था ग्रामीण आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीणों या गांवों की व्यवस्था किस प्रकार थी, वह व्यवस्था टूट गई। कृषि का ह्रास हुआ। कृषि और कुटीर उद्योग एक दूसरे के पूरक थे। अब कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, जिसके कारण दबाव कृषि क्षेत्र या भूमि पर आ गया। दस्तकारों को बाजार हेतु माल तैयार करना होता था। पहले गांव के क्षेत्र के लिए पहले उनकी प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकता अब समाप्त हो गई। अंग्रेज निर्धारित करने लगे कि कितना उत्पादन कहाँ के लिए करें, और अग्रिम राशि उनको दे दिया जाता था। इस कारण वो ग्रामीणों को अपना माल नहीं दे पाते थे। दस्तकारों का शोषण बंधुआ मजदूरों की तरह होने लगा। कृषक और दस्तकारों का संबंध टूट गया। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था विखंडित हो गई। अब हम देखेंगे ब्रिटिश काल में कुछ औद्योगिक विकास, आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ आधुनिक ढंग से। इसमें पहला था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ। 1851 में मुंबई में कपड़ा मिल स्थापित हुआ और मुंबई वस्त्र उद्योग का केंद्र बना। अंग्रेज इससे बड़े चिंतित हुए। अंग्रेजी व्यापार को क्षति न हो, इसलिए पुनः उन्होंने अंग्रेजी व्यापार को, अंग्रेजों की आयात को, जो भारत में आयात होता था, उसको प्रोत्साहित किया और भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करने का प्रयास किया। बाद में नागपुर, सोलापुर, पंजाब और बंगाल भी सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बने। ये आधुनिक कपड़े मिल इन क्षेत्रों में स्थापित हो रहे थे। दूसरा था पटसन उद्योग। 1855 में बंगाल में इसका प्रथम मिल स्थापित हुआ। केंद्र बंगाल था। अंग्रेजों का इस पर एकाधिकार था। सारी पूंजी अंग्रेजों ने इस पर लगा रखी थी। 1925-26 में 90 मिलें थीं। विभाजन के पश्चात 1947 के अधिकांश पटसन उत्पादन और मिलों का क्षेत्र पाकिस्तान की ओर गया, बांग्लादेश के रूप में। उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान बना। 4 लाख मजदूर इसमें कार्य करते थे और 20 लाख कृषक इसके उत्पादन में जुड़े हुए थे। तो पटसन उद्योग, उसके लिए मिलें स्थापित हुई। तीसरा था लोहा इस्पात उद्योग। 1873 बिहार में वाराकर आयरन वर्क्स की स्थापना हुई, किंतु यह सफल नहीं रही। 1907 में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में इस कार्य को प्रारंभ किया और सफल रहे। 1918 हरिपुर में, 1921 में मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स की स्थापना हुई। 1900 में इस्पात उत्पादन 35,000 टन भारत में हो रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर 7 लाख टन तक पहुंच गया। जापान भारतीय लौह इस्पात और कच्चे माल को प्राप्त करने में अग्रणी रहा। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग था, गन्ने से संबंधित था। 1930 से 1940 के मध्य आधुनिक मिलें स्थापित हुई। 1931 में 31 मिलें भारत में थीं। 58,000 टन चीनी का उत्पादन हो रहा था। 1937 तक 135 मिलें हो गई और 9,19,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ। 1945 तक 161 मिलों की स्थापना हो चुकी थी। अगला था सीमेंट उद्योग। 1901 से मद्रास से आधुनिक सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ। फिर पोरबंदर,
कटनी, बूंदी और 1914 तक 1000 टन उत्पादन सीमेंट का भारत में होने लगा। 1945 तक 12 लाख टन उत्पादन हुआ। 1936 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जिसको हम वर्तमान में एसीसी के नाम से जानते हैं, 10 कंपनियों को मिलाकर बना। इसके पश्चात कागज उद्योग 1870 में हुगली से प्रारंभ हुआ। 1879 में लखनऊ में स्थापित हुआ। फिर टीटागढ़ 1882, पूना डेक्कन पेपर मिल 1885, फिर रानीगंज मैसूर में भद्रावती, फिर हैदराबाद के सिरपुर क्षेत्र में 1945 तक 15 मिलें और 1 लाख टन का उत्पादन होने लगा। एल्यूमिनियम उद्योग, बॉक्साइट क्योंकि भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, 1937 में कलकत्ता के समीप एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापित हुआ। अगला था सीसा उद्योग। प्रारंभिक प्रयास असफल रहे। 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ सफलता मिली और आजादी के बाद इस उद्योग में उन्नति हुई। चर्म उद्योग, पर्याप्त कच्चा माल भारत में था। 1860 में कानपुर में यह उद्योग स्थापित हुआ। इसके बाद बंबई और मद्रास में भी इसका उत्पादन आधुनिक ढंग से प्रारंभ हुआ। 1930 तक 2 लाख मजदूर इस कार्य में संलग्न थे। कोयला खनन कार्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में यह कार्य चल रहा था। पूंजीपतियों के हाथ ये आ चुका था। अंग्रेज पूंजीपति इससे संबद्ध थे। 1937 तक 2 करोड़ 50 लाख टन उत्पादन हो रहा था। युद्ध के समय, विश्व युद्धों के समय युद्ध के लिए कोयले का उत्पादन किया जाने लगा। 1944 में कोयला नियंत्रण कानून बना। विश्व युद्धों के दौरान स्थिति कुछ खराब हुई क्योंकि युद्धों के लिए कोयले को सीधा भेज दिया जाने लगा। जहाज निर्माण उद्योग विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ। फिर सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का गठन हुआ और अंतिम था दवा निर्माण कंपनियों का भी विकास भारत में कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर और बिहार के क्षेत्र में हुआ। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नई उद्योग नीति अपनाई गई, उसका भी प्रभाव संक्षिप्त में देख लेते हैं। इस नीति के परिणाम स्वरूप पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का जन्म हुआ। दूसरी बात थी, विदेशी पूंजीपतियों को अत्यधिक लाभ हुआ। तीसरा था, भारतीय पूंजी का ब्रिटेन गमन, बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रवाह इंग्लैंड की ओर होने लगा। औद्योगिकरण का लाभ इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। पांचवा था, विश्व युद्धों के समय भारतीय पूंजी व साहसी भारतीयों में वृद्धि हुई और इन्होंने भी पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। छठा था, स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों का पूंजी निवेश प्रोत्साहित हुआ क्योंकि विदेशी का विरोध कर रहे थे भारतीय और स्वदेशी का समर्थन कर रहे थे। इस कारण भारतीयों ने भी पूंजी लगाना उद्योगों में शुरू किया। भारतीय उद्योगपतियों की रुचि बढ़ गई। गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से भी, महाराष्ट्र के क्षेत्र से भारतीय उद्योगपतियों ने इसमें रुचि ली। उद्योग नीति के कारण भारतीय श्रमिकों का शोषण हुआ। न उनके रहने की सही व्यवस्था थी, न चिकित्सा की व्यवस्था थी, न कोई बीमा की व्यवस्था थी, न काम के घंटे तय थे, तो उनका शोषण हो रहा था। छुट्टी अवकाश भी उन्हें प्राप्त नहीं होता था। अगली बात थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म भारत में भी हो गया अंग्रेजों की उद्योग नीति के कारण। श्रमिकों की महत्ता में अवश्य वृद्धि हुई, कुछ रोजगार उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ, यद्यपि वो बहुत सीमित था, दरें भी बहुत कम थीं, किंतु फिर भी रोजगार उन्हें मिला। श्रमिकों पर जो अत्याचार हो रहे थे या उनका शोषण हो रहा था, उसके कारण श्रमिक आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए।
भारत के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, क्योंकि अब बड़े उद्योगों की बारी आई। इस कारण रहे सहे कुटीर उद्योग भी जाते रहे और भारतीयों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। वे अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। तो ये जो नवीन उद्योग नीति अंग्रेजों ने अपनाई, उसका दुष्परिणाम भारतीयों को झेलना पड़ा। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, भारत से धन का निष्कासन। इसे हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा प्रभाव भारत से धन का निष्कासन था। इस निष्कासन को निस्सरण, प्रवाह, निर्गमन, निकास, विदेश गमन, अपवाह या बहिर्गमन भी कहा जाता है। अर्थ ये था कि ब्रिटिश कंपनी अथवा ब्रिटिश सरकार द्वारा इस तरह के कार्य किए गए कि उन्हें जो भी लाभ मिले वो सारा का सारा लाभ या राशि इंग्लैंड की ओर भेजी जाने लगी। धन का प्रवाह इसीलिए इसको कहा जाता है। सबसे पहले इस ओर दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 में इस ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया। 1872 में महादेव गोविंद रानडे ने इसको स्पष्ट किया और बाद में R.C. दत्त ने 1901 में इस पर प्रकाश डाला। इसका स्वरूप क्या था, किस प्रकार से धन का निष्कासन हो रहा था, उसको देख लेते हैं। पहला था व्यापार से लाभ। व्यापार से जितना भी लाभ कंपनी को या अंग्रेजों को हो रहा था, वो सारी की सारी राशि इंग्लैंड भेज दी जा रही थी। इसमें विशेष बात यह थी कि मध्यकालीन जो आक्रमणकारी भारत आए, जैसे मुगल, उसके पहले गुलाम वंश और खिलजी, आप सभी जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, ये सभी भारत में ही आकर बस गए। यद्यपि इन्होंने अपने लिए, अपने परिवार, राज परिवार के लिए या अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए जो भी लाभ उनको प्राप्त हुआ उसका व्यय किया, किंतु धन भारत में ही रहा। किंतु अंग्रेजों के समय ये स्थिति नहीं रही। अंग्रेज यहाँ जरूर थे, किंतु यहाँ से जो लाभ प्राप्त हो रहा था वो सारा का सारा लाभ वो इंग्लैंड भेज रहे थे। परिवार के नाम पर, कंपनी के नाम पर तरह तरह से उन्होंने रास्ते निकाले थे। जो राजस्व भी यहाँ प्राप्त हो रहा था, वह राजस्व भी इस देश पर उसका कोई खर्च नहीं हो रहा था। आगे हम उसको देखेंगे। तो व्यापार से होने वाले लाभ को अंग्रेजों ने इंग्लैंड प्रेषित किया। दूसरी बात थी न्यूनतम मूल्य में वस्तु का क्रय करना और उसे इंग्लैंड भेज देना। कारीगरों को पेशगी दिया करते थे, अग्रिम राशि देते थे, हम चर्चा कर चुके हैं। कम कीमतों पर उसे प्राप्त करते थे और कच्चे माल के रूप में उसका निर्यात इंग्लैंड कर दिया जाता था। तीसरी बात थी अधिकतम मूल्य में विक्रय। निर्मित माल जो कारीगरों से कम कीमतों पर प्राप्त करते थे, अधिकतम मूल्य पर उसको बेचा जाता था और जो राशि प्राप्त होती थी वह भी इंग्लैंड भेजी जाती थी। कई स्थानों पर 5 गुने तक के दरों में उसको बेचे जाने का प्रमाण मिलता है। अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति। नियम यह है कि राजस्व जहां से प्राप्त होता है उसका व्यय भी उन क्षेत्रों में होना चाहिए, किंतु पूरा का पूरा राजस्व मुश्किल से 1% के आसपास ही भारत में व्यय होता था, शेष इंग्लैंड भेज दिया जाता था। अगला था नजराने, उपहार और रिश्वत। जो कंपनी और अंग्रेज यहाँ प्राप्त करते थे, बड़े पैमाने पर इसकी प्राप्ति होती थी, यह भी इंग्लैंड जाता था। निजी व्यापार अवैध रूप से कंपनी के अधिकारी कर्मचारी करते थे, स्वयं का व्यक्तिगत व्यापार करते थे और कंपनी के नाम पर बिल बनाकर उसे भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था। अंग्रेज कर्मचारियों को बड़ा वेतन प्राप्त होता था, वह भी सीधे इंग्लैंड जाता था। कर्मचारी अपने साथ हीरे जवाहरात, सोना, चांदी आदि ले जाते थे, वह भी इंग्लैंड जाने लगा। रियासतों को, देसी रियासतों को सैनिक मदद दी जाती थी, उसके एवज में बड़ी राशि अंग्रेज प्राप्त करते थे, वह भी इंग्लैंड जाने लगा। जिन देसी राजाओं पर अंग्रेज आक्रमण करते थे, वहां से लूट की संपत्ति भी इंग्लैंड भेजी जाने लगी।
कंपनी के संचालन के लिए, सरकार के संचालन के लिए इंग्लैंड से ऋण लिया जाता था, उसका ब्याज भी इंग्लैंड को दिया जाने लगा। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय शासन अपने हाथ में लिया तो कंपनी की जितनी देनदारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारा भारतीयों पर आरोपित किया गया। भारत की ओर से वो राशि चुकाई गई। इंग्लैंड में भारतीय कार्यालय थे, वाणिज्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको भी वेतन भारत से दिया जाता था। ब्रिटिश बैंक, बीमा कंपनियां और नेविगेशन कंपनियों को राशि प्रेषित की जाती थी बीमा के नाम पर, ऋण के नाम पर और जहाजों के उपयोग के नाम पर। ब्रिटिश सामानों के आयात जो किए जाते थे उससे प्राप्त होने वाला धन भी इंग्लैंड भेजा जाता था। सैनिक असैनिक सामग्री की खरीदी भारत में नहीं होती थी, उनकी खरीदी इंग्लैंड के बाजारों से होती थी, अधिक कीमतों पर होती थी। इस तरह यहां से भी धन इस नाम पर जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश की बड़ी राशि सीधे ब्रिटेन प्रेषित की जाती थी। युद्धों का व्यय, युद्धों के समय धनराशि ब्रिटेन के बैंकों से ली जाती थी, उसके लिए बढ़ी हुई दरों में ऋण चुकाया जाता था, ब्याज दिया जाता था। इस तरह से अनेक तरीकों से तरह तरह के तरीके अंग्रेजों ने निकाले और धन का पूरा प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था। यही धन का निष्कासन था। इस धन के निर्गम का क्या प्रभाव हुआ देख लेते हैं। पहला, भारत में पूंजी का संचय नहीं हो पाया, भारत में पूंजी नहीं थी। दरिद्रता में वृद्धि हुई, स्वाभाविक है, धन भारत में रहा ही नहीं। जो भी लाभ हो रहा था सारा का सारा ब्रिटेन की ओर जा रहा था। नैतिक निर्गम, यह नैतिक निर्गम का अर्थ है ब्रिटिश कर्मचारी जो रिटायर हो रहे थे, एक तो ब्रिटिश कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा था, अधिकारी कर्मचारी ब्रिटेन से आते थे, तो भारत में बेरोजगारी बढ़ रही थी, वेतन के रूप में बड़ी राशि उनको प्राप्त हो रही थी। रिटायर होने के बाद वो ब्रिटेन चले जाते थे, इसलिए उनके अनुभव का लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हो जा रहा। जो उनका अनुभव था, यदि वो भारत में रहते तो उस अनुभव का लाभ भारतीयों को प्राप्त होता, किंतु वह लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। इसे कहा जाता है नैतिक निर्गम। नैतिक रूप से ये अनुचित था। चौथा था भारत के औद्योगिकरण के संसाधनों का अभाव। भारत में अगर औद्योगिकरण करना चाह रहे थे भारतीय तो पूंजी नहीं थी, संसाधन नहीं थे। पांचवा था विदेशी पूंजी का प्रवेश। विदेशी पूंजी का बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश हो रहा था और भारतीयों का शोषण हो रहा था। ये भी खेल इस तरह से चल रहा था कि लाभांश के नाम पर, जैसे हमने चर्चा की, बहुत सारे माध्यमों से धन का प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था और उसके बाद वही संपत्ति फिर भारत की ओर आ रही थी। यद्यपि वो संपत्ति भारत की ही थी, किंतु वह ब्रिटेन जा रही थी और वह विदेशी संपत्ति बनकर फिर भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए आ रही थी। अगला था व्यापारिक शर्तें भारतीयों की प्रतिकूल। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय निर्यात हतोत्साहित किया गया, ब्रिटिश आयात भारत में प्रोत्साहित किया गया। इस तरह से व्यापारिक शर्तें जितनी लगाई जाती थी वो सब ब्रिटेन के पक्ष में थी। सातवीं बात थी कृषि पर निर्भरता में वृद्धि। कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया ब्रिटिश नीतियों के कारण। सारा दबाव जमीन पर, कृषि पर आ गया। भूमिहीनता में वृद्धि हो गई, लोग लगातार भूमिहीन होने लगे। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, निरंतर अभाव और भूखमरी की स्थिति निर्मित हुई। देश निर्धन और दरिद्र हुआ। अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई। गति के लिए कुछ था ही नहीं, संसाधन थे ही नहीं। गतिहीन अर्थव्यवस्था रही और इसके कारण सामाजिक और राजनीतिक दुर्बलता की स्थितियां उत्पन्न हुई। सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों का विकास किया गया। इसके कारण व्यापार तो सुगम हुआ, आवागमन भी सुगम हुआ, किंतु दूरस्थ सामग्री की उपलब्धता बढ़ जाने के कारण सारा लाभ अंग्रेजों के पास ही गया।
दूरस्थ क्षेत्र के कुटीर उद्योग जो जीवित थे वह भी नष्ट हो गए, क्योंकि अब ब्रिटिश माल की पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों तक भी हो गई। इस तरह सड़क, रेलवे और बंदरगाहों का जो विकास हुआ उसका सारा लाभ अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए। भारत दुर्दशा का चित्र भयावह था। प्रत्येक क्षेत्र में स्थिति दयनीय एवं दुष्कर थी। अंग्रेजों की गुलामी के लगभग 200 वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा सब कुछ से प्रारंभ होकर कुछ नहीं तक पहुंचती है। धन्यवाद।